हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है सास बहू में महाभारत छिड़ गया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। महेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी परमिला के कमरे में झांक कर देखा। अंदर पास पड़ोस की 5 से 6 महिलाएं बैठी थी। वह न केवल परमिला का हालचाल पूछने आई थी, बल्कि उससे इसलिए भी बतिया रही थी कि उसकी दिलजोई होती रहे। जब से परमिला फालिज की शिकार हुई थी, महल्ले के जान पहचान वाले ने अपना यह रोज का कर्म बना लिया था कि 2 से 4 की टोलियों में सुबह से शाम तक उसका मन बहलाने के लिए उसके पास मौजूद रहते थे। पुरुष नीचे बैठक में महेंद्र सिंह के पास बैठ जाते थे और औरतें ऊपर परमिला के कमरे में फर्श पर बिछी दरी पर विराजमान रहती थी। वे लोग परमिला एवं महेंद्र की प्रत्येक छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे। महेंद्र को पिछले 3 से 4 महीनों के दौरान उसे कुछ कहना या मंगाना नहीं पड़ता था। आसपास मौजूद लोग मुंह से निकालने से पहले ही उसकी जरूरत का एहसास कर लेते थे और तुरंत इस तरह उसकी पूर्ति करते थे मानो वे उस घर के ही लोग हों। उस समय भी 2 औरतें परमिला की सेवा टहल में लगी थी। एक स्टोव पर पानी गर्म कर रही थी ताकि उसे रबर की थैली में भरकर परमिला के सुन्न अंगों का सेक किया जा सके। दूसरी औरतें परमिला के सुन्न हुए अंगों की मालिश कर रही थी ताकि पुट्ठों की अकड़न व पीड़ा कम हो। कमरे में झांकने से पहले महेंद्र सिंह ने सुना था कि परमिला वहां बैठी महिलाओं से कह रही थी, तुम देखना, मेरा गौरव मेरी बीमारी का पत्र मिलते ही दौड़ा दौड़ा चला आएगा। लाठी मारे से पानी जुदा थोड़े ही होता है। माँ का दर्द उसे नहीं आएगा तो किसको आएगा। मेरी यह दशा देखकर वह मुझे पीठ पर उठाए उठाए फिरेगा, तुरंत मुझे दिल्ली ले जाएगा और बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। महेंद्र के कमरे में घुसते ही वहां मौन छा गया था। कोई महिला दबी जबान से बोली थी, चलो खिसको यहाँ से, निढल्यों, मुंशी जी चाची जी से कुछ जरूरी बातें करने आए हैं। देखते देखते वहां बैठी स्त्रियां उठकर कमरे के दूसरे दरवाजे से निकल गईं। महेंद्र ऐनक ठीक करता हुआ परमिला के पलंग के समीप पहुंचा। उसने बिस्तर पर लेटी हुई परमिला को ध्यान से देखा। शरीर के पूरे बाएं भाग पर पक्षघात का असर हुआ था। मुंह पर भी हल्का सा टेढ़ापन आ गया था और बोलने में जीभ लड़खड़ाने लगी थी। महेंद्र परमिला से आंखें चार होते ही जबरदस्ती मुस्कुराया था और पूछा था, नए इंजेक्शनों से कोई फर्क पड़ा? हाँ जी, दर्द बहुत कम हो गया है, परमिला ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया। पहले तो दर्द के मारे जोर ही नहीं दे पाती थी और टांग यह तो बिल्कुल पथरा गई है। जाने कब तक मैं यूं ही अपंगों की तरह पलंग पर पड़ी रहूंगी। बीमारी आती हाथी की चाल से है और जाती चींटी की चाल से है। देखो, 3 महीने के इलाज से कितना मामूली अंतर आया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा और इलाज नहीं करा सकता। सारा पैसा खत्म हो चुका है, तमाम जेवर भी ठिकाने लग गए हैं। बस 50,000 रुपए और तुम्हारे 6 तोले के कंगन और चूड़ियां बची है। हाँ, परमिला ने लंबी सांस ली। तुम तो पहले ही बहुत सारा रुपया गौरव और उसके बच्चों के लिए यह घर बनाने में लगा चुके थे, पर वे नहीं आए। अब मेरी बीमारी की सुनकर तो आएंगे। फिर मेरा गौरव रुपयों का ढेर नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। महेंद्र बाहर जाते हुए बोला, तुम इंतजार कर लो अपने बेटे का। मैं डॉक्टर बिहारी के पास जा रहा हूँ कंपाउंडर की नौकरी के लिए। तुम करोगे वही जो तुम्हारे मन में होगा। परमिला चिढ़कर बोली, आने दो गौरव को, 1 मिनट में छुड़वा देगा वह तुम्हारी नौकरी। आने तो दे।
महेंद्र बाहर निकलकर जोर से बोला, लो सलमा बाजी और उनकी बहुएं आ गई तुम्हारी सेवा को। हाँ हाँ तुम जाओ, मेरी सेवा करने वाले बहुत हैं यहाँ। पूरा मोहल्ला क्या, पूरा कस्बा मेरा परिवार है। अच्छी थी तो मैं इन सबके घरों पर जाकर सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। कितना आनंद आता था दूसरों की सेवा में। ऐसा सुख तो अपनी संतान की सेवा में भी नहीं मिलता था। हाँ परमिला भाभी, सलमा ने अपनी दोनों बहुओं के साथ कमरे में आकर आदाब किया और परमिला की बात के जवाब में बोली, तुमसे ज्यादा मुंशी जी को मजा आता था दूसरों की खिदमत में। अपनी दवाओं की दुकान लुटा दी दीन दुखियों की सेवा में। डॉक्टरों का धंधा चौपट कर रखा था इन्होंने। कहते थे गौरव हजारों रुपया महीना कमाता है, अब मुझे दुकान की क्या जरूरत है, बस गरीबों की खिदमत के लिए ही खोल रखी है, वरना घर बैठकर आराम करने के दिन हैं। ठीक कहती हो बाजी, परमिला का कलेजा फटने लगा। क्या दिन थे वे भी, कैसा सुख परिवार था हमारा। कभी महेंद्र और परमिला का परिवार बहुत सुखी था। दुख तो जैसे उन लोगों ने देखा ही नहीं था। जहां आज शानदार गौरव निवास खड़ा है, वहां कभी तो कमरों का एक कच्चा पक्का घर था। महेंद्र का परिवार छोटा सा था, पति पत्नी और इकलौता बेटा गौरव। महेंद्र की स्टेशन रोड पर दवाओं की दुकान थी, जिससे अच्छी आय थी। उसी आय से उन्होंने गौरव को उच्च शिक्षा दीक्षा दिलाकर इस योग्य बनाया था कि आज वह दिल्ली में मुख्य इंजीनियर है। अशोक विहार में उसकी लाखों की कोठी है। वह देश का हॉकी का जाना माना खिलाड़ी भी तो था। बड़े बड़े लोगों तक उसकी पहुंच थी और आए दिन देश की विख्यात पत्र पत्रिकाओं में उसके चर्चे होते रहते थे। गौरव ने दिल्ली में नौकरी मिलने के साथ ही अपनी एक प्रशंसक शीला से शादी कर ली थी। महेंद्र व परमिला ने सहर्ष खुद दिल्ली जाकर अपने हाथों से यह कार्य संपन्न किया था। शीला न केवल बहुत सुंदर थी, बल्कि बहुत धनवानियों कुलीन घराने से थी। बस यही वह चूक गए। चूंकि शादी गौरव एवं शीला की सहमति से हुई थी, इसलिए वे महेंद्र और परमिला को अपनी हर बात से अलग रखने लगे। यहाँ तक कि शीला शादी के बाद सिर्फ एक बार अपनी ससुराल नसीराबाद आई थी। फिर वह उन्हें गंवारा और उनके घर को जानवरों के रहने का तबेला कहकर दिल्ली चली गई थी। पिछले 15 वर्षों में उसने कभी पलट कर नहीं झांका था। महेंद्र और परमिला पहले तो खुद भी खींचे खींचे रहे थे, लेकिन जब उनके पोता और पोती सीखा और सुदीप हो गए तो वे खुद को न रोक सके। किसी न किसी बहाने में बहू बेटे के पास दिल्ली पहुंच जाते। गौरव और शीला उनका स्वागत करते, उन्हें पूरा मान सम्मान देते, लेकिन 2 से 4 दिन बाद में अपने बड़प्पन के अधिकारों का प्रयोग शुरू कर देते। उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते। वह उन्हें अपने फैसले मानने और उनकी इच्छानुसार चलने पर विवश करते। यही बात बिगड़ जाती, संबंध बोझ लगने लगते और छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी इतनी बढ़ जाती कि महेंद्र और परमिला को वहां से भागना पड़ जाता। परमिला और महेंद्र आखिरी बार शीला के पिता की मृत्यु पर दिल्ली गए थे। तब शिखा और सुदीप क्रमशः 10 और 8 वर्ष के हो चुके थे। उनके मन में हर बात को जानने और समझने की जिज्ञासा थी। उन्होंने दादा दादी से बार बार आग्रह किया था कि वह उन्हें अपने कस्बे ले जाएं, ताकि वह वहां का जीवन व रहन सहन देख सकें। गौरव के दिल में माँ बाप के लिए बहुत प्यार व आदर था। उसने घर ठीक कराने के लिए शीला से छिपकर माँ को 10,000 रुपये दे दिए, ताकि शीला को बच्चों को लेकर वहां जाने में कोई आपत्ति ना हो। परंतु परमिला की असावधानी से बात खुल गई।
सास बहू में महाभारत छिड़ गया और एक दूसरे की शक्ल ना देखने की सौगंध खा ली गई। परंतु नसीराबाद पहुंचते ही प्रमिला का क्रोध शांत हो गया। वह पोते पोती और गौरव को नसीराबाद लाने के लिए मकान बनवाने लगी। गिरिह प्रवेश के दिन में नहीं आए तो प्रमिला को ऐसा दुख पहुंचा कि वह पक्षाघात का शिकार हो गई और अब प्रमिला को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। महेंद्र डॉक्टर बिहारी के यहाँ से लौटा तो अंधेरा हो चुका था, पर घर का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गया। प्रमिला का कमरा अड़ोस पड़ोस के लोगों से भरा हुआ था। प्रमिला अपने पलंग पर रखी नोटों की गाड़ियाँ उठा उठाकर एक अजनबी आदमी पर फेंकती हुई चीख रही थी, ले जाओ इनको मेरे पास से और उससे कहना ना मुझे इनकी जरूरत है ना उसकी। आदमी नोट उठाकर बौखलाया हुआ बाहर आ गया था। उसे भीतर खड़े लोगों ने जबरदस्ती बाहर ढकेल दिया था। कमरे से कई कई तरह की आवाजें आ रही थी। जाओ भाई साहब जाओ, देखते नहीं यह कितना बीमार है, रक्तचाप बढ़ गया तो फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जल्दी निकलो इन्हें यहाँ से। और दो लड़के उस आदमी को बाजुओं से पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले गए। वह अजनबी महेंद्र से टकराता टकराता बचा था। महेंद्र ने भी गुस्से से पूछा था, कौन हो तुम? मैं गौरव का निजी सहायक हूँ। जगदीश साहब ने ये 50,000 रुपये भेजे हैं और यह पत्र। महेंद्र ने नोटों को तो नहीं छुआ, लेकिन जगदीश के हाथ से पत्र ले लिया। पत्र को पहले ही खोला जा चुका था और शायद पढ़ा भी जा चुका था। महेंद्र ने तत्काल फटे लिफाफे से पत्र निकालकर खोला। पत्र गौरव ने लिखा था, पूज्य पिताजी एवं माताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। माताजी के बारे में पढ़कर बहुत दुख हुआ। मन तो करता है कि उड़कर आ जाऊं, मगर मजबूरी है। शीला और बच्चे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। मैं इस यार्ड के कारण इतना व्यस्त हूँ कि दम लेने की भी फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल से समय निकालकर ये चंद पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। मैं समय मिलते ही आऊँगा। फिलहाल अपने सहायक को 50,000 रुपया देकर भेज रहा हूँ ताकि माँ का उचित इलाज हो सके। आपने लिखा है कि आपने हर तरफ से पैसा समेटकर नए मकान के निर्माण में लगा दिया है। जो बचा माँ की बीमारी खा गई। यह आपने ठीक नहीं किया। बेकार मकान बनवाया हम लोगों के लिए, वह किसी काम का नहीं है। हम कभी नसीराबाद आकर नहीं बसेंगे। माँ की बीमारी पर भी व्यर्थ खर्च किया। पक्षघात के रोग का कोई इलाज नहीं है। मैंने कई विशेषज्ञ डॉक्टरों से पूछा है, उन सब का यही कहना है, माँ को अधिक से अधिक आराम दे, यही इलाज है इस रोग का। माँ को दिल्ली लाने की भूल तो कभी ना करें। यात्रा उनके लिए बहुत कष्टदायक होगी। रक्तचाप बढ़ गया तो दूसरा आक्रमण जानलेवा सिद्ध होगा। एक्यूपंक्चर विधि से भी इस रोग में कोई लाभ नहीं होता। सब धोखा है। महेंद्र इससे आगे ना पढ़ सका। उसका मन हुआ कि उस पत्र को लाने वाले के मुंह पर दे मारे, लेकिन उसमें उसका क्या दोष था। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाला और जगदीश को पत्र लौटाते हुए कहा, आप उससे जाकर वही कहिए जो उसे जन्म देने वाली ने कहा है। मेरी तरफ से इतना और जोर दीजिए कि हम तो उसके लिए मरे हुए थे, आज से वह हमारे लिए मर गया। काश वह पैदा होते ही मर जाता। जगदीश सिर झुकाकर चला गया। महेंद्र प्रमिला के कमरे में घुसा। उसने देखा कि वहां सब लोग मुस्कुरा रहे थे। प्रमिला की आंखें भीग रही थी, लेकिन उसके होठ बहुत दिनों के बाद हंसना चाह रहे थे। महेंद्र ने प्रमिला के पास जाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया पम्मी। तभी बिजली चली गई।
कमरे में अंधेरा छा गया। परमिला ने देखा कि अंधेरे में खड़े लोगों की परछाइयां उसके समीप आती जा रही है। कोई चिल्लाया, अरे कोई मोमबत्ती जलाओ। नहीं, कमरे में अंधेरा रहने दो। परमिला तत्काल चीख उठी, यह अंधेरा मुझे अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि अंधेरे में साया भी साथ छोड़ देता है, मगर मेरे चारों तरफ फैले अंधेरे में तो साए ही साए हैं। मैं हाथ बढ़ाकर इन सायों का सहारा ले सकती हूँ। परमिला ने पास खड़े लोगों को छूना शुरू किया। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। अंधेरे में भी कुछ साए हैं जो धोखा नहीं है। ये साए नहीं है, बल्कि मेरे अपने हैं, मेरे असली संबंधी, मेरा सहारा। यह तुम हो ना जी? हाँ पम्मी, यह मैं हूँ, महेंद्र ने भर्राई आवाज में कहा। तुम्हारे अंधेरों का भी साथी, तुम्हारा साया। तुम नौकरी करना डॉक्टर बिहारी की, रोगियों की सेवा करना। अपनी संतान से भी ज्यादा सुख मिलता है परोपकार में। मुझे संभालने वाले यहाँ मेरे अपने बहुत हैं। मैं निचली मंजिल पर सिलाई स्कूल खोल लूंगी। मेरे कंगन और चूड़ियां बेचकर सिलाई की कुछ मशीनें ले आना और पहियों वाली एक कुर्सी ला देना। पम्मी, हाँ जी, मेरा एक हाथ तो चलता है। ऊपर की मंजिल किराए पर उठा देना। वह पैसा भी मैं अपने इन परिवार वालों की भलाई पर खर्च करना चाहती हूँ। हमारे मरने के बाद हमारा जो कुछ है इन्हें ही तो मिलेगा। एकाएक बिजली आ गई, कमरे में उजाला फैल गया। सबके साथ महेंद्र ने देखा था कि परमिला अपने एक हाथ पर जोर लगाकर उठ बैठी थी। इससे पहले वह सहारा देने पर ही बैठ पाती थी। महेंद्र ने खुशी से छलकती आवाज में कहा, पम्मी, तुम तो बिना सहारे के उठ बैठी हो। हाँ, इंसान को झूठे सहारे की बेसहारा कहते हैं। मैं इस आशा में पड़ी रही कि कोई आएगा, मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाएगा और दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। मेरा यह झूठा सहारा खत्म हो चुका है। मुझे सच्चा सहारा मिल चुका है, अपनी हिम्मत का सहारा। फिर मुझे किस बात की कमी है? मेरा इतना बड़ा परिवार जो खड़ा है यहाँ, जो जरा से पुकारने पर दौड़कर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। यह सुनकर महेंद्र की छलछलाई आंखें बरस पड़ी। उसे रोता देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें भी गीली होने लगी। महेंद्र आंसुओं को पोंछते हुए सोच रहा था, ये कैसे दुख हैं जो बूंद बनकर मन की सीप में टपकते हैं और प्यार व त्याग की गर्मी पाकर खुशी के मोती बन जाते हैं।